प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भारती कक्षा 8 के अंतर्गत सावित्रीबाई फुले पाठ का सरलार्थ, शब्दार्थ और अभ्यास हम पूरा कर चुके हैं। आज हम उससे आगे योग्यता विस्तार करेंगे। वो करें उससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए और साथ में हाइप भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं आज के विशेष विषय की ओर। आज का विषय है सावित्रीबाई फुले पाठ का योग्यता विस्तार है और भाव विस्तार है। सावित्रीबाई फुले पाठ का अभ्यास हमने कंप्लीट पूरा कर लिया है अच्छे से। आज हम उसका योग्यता विस्तार है करने जा रहे हैं। योग्यता विस्तार है करने का सीधा सा है कि हम सावित्रीबाई फुले के विषय में अच्छी प्रकार से जान सकें, क्योंकि वो पहली महिला शिक्षिका हमारे देश की रही हैं। तो चलिए योग्यता विस्तार के अंतर्गत पहले क्या भाव विस्तार है, क्या लिखा है इसमें। सावित्री फुले सामाजिक उत्थान कर्त्री के अतिरिक्त, सामाजिक उत्थानों के अतिरिक्त एक कवियत्री भी रही है। कवियत्री मतलब कविता करने वाली कवियत्री भी रही हैं। आइए उनकी कुछ कविताओं का रसास्वादन करें। तो उनकी कविताएं हैं, कुछ पढ़ता हूं मैं, तो आप भी इसका आनंद लीजिए और अवश्य पढ़िएगा आप अपनी पुस्तकों से। तो चलिए, एक बाल गीत में बच्चों को दिया गया संदेश। तो सावित्रीबाई फुले बच्चों को एक संदेश दे रहे हैं इस कविता के माध्यम से। क्या है देखिए। करना है जो काम आज उसे करो तुम तत्काल, जो करना है दोपहर में उसे कर लो तुम अभी आज, पल भर के बाद का काम पूरा कर लो इसी वक्त। इसी के लिए क्या कहा गया, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो इसी का संदेश सावित्रीबाई फुले ने दिया कि जो भी काम करने का विचार कर रहे हो, कल वाला आज करो, दोपहर के बाद करने आता उसको तुरंत प्रभाव से अभी कर लो, पल भर के बाद का काम पूरा कर लो इसी वक्त। एक पल के बाद भी यदि आप करना चाहते हैं तो उसको तुरंत अभी कर लो। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वाभिमान से जीने के लिए क्या कविता लिखी है उन्होंने, देखिए। पढ़ाई करो पाठशाला की, इंसानों का सच्चा गहना शिक्षा है, चलो पाठशाला चलो। तो विद्या सबसे बड़ा गहना है भाई, तो इसलिए शिक्षा को ग्रहण करो और पाठशाला में अवश्य जाओ। चलो चले पाठशाला हमें है पढ़ना, नहीं अब वक्त गवाना। वक्त को, समय को बर्बाद नहीं करना है, पाठशाला में जाके हमें पढ़ना है। ज्ञान विद्या प्राप्त करें, चलो हम संकल्प करें। तो इस बात का हम संकल्प करें कि हमें ज्ञान रूपी विद्या को प्राप्त करना है। अज्ञानता और गरीबी की गुलामी गिरी चलो तोड़ डालें। तो अज्ञानता को दूर करें, गरीबी को तभी दूर कर पाएंगे, गुलामी को भी तभी दूर कर पाएंगे, उन सबको हम तभी तोड़ पाएंगे जब हम विद्या रूपी ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चलो पाठशाला चलो। सदियों का लाचारी भरा जीवन चलो फेंक दें। सदियों से लाचारी का, हम दूसरे के अधीन रह करके जो जीवन हम बिता रहे हैं, चलो आज उसको हम फेंक देते हैं। हमें न हो इच्छा कभी आराम की, आराम करने की इच्छा नहीं करनी है, हमेशा क्या परिश्रम करना है, मेहनत करना है, आराम का इच्छा नहीं होनी चाहिए। ध्येय, ध्येय मतलब मंजिल, ध्येय साध्य करें, अपने मंजिल की ओर बढ़ें, पढ़कर शिक्षा को पढ़ करके अपने ध्येय को साध्य करें, सफल बनाएं, अर्थात अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। अच्छे अवसर का आज ही सदुपयोग करें। तो जैसे ही पढ़ने का अवसर, अच्छा अवसर मिले तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। हमें प्राप्त हुआ है सहयोग समय का, तो विद्यालय में चलो क्योंकि हमें समय का अच्छा साथ प्राप्त हो गया है। तो ये स्वाभिमान से जीने के लिए कविता हमें प्रेरणा देती है, हमें प्रेरित करती है कि हम क्या करें, ज्ञान रूपी विद्या को प्राप्त करें, ज्ञान को करें, और जिससे हम पुरानी सभी जंजीरों को तोड़ दें, अज्ञानता की, गरीबी की, गुलामी की। आगे क्या लिखा देखो। प्रकृति का सार्वभौमिक सत्य जियो और जीने दो का प्रतिपादन भी सावित्रीबाई फुले ने अपनी कविता के माध्यम से किया है। जियो और जीने दो, स्वयं भी जियो और दूसरों को जीने दो। प्रकृति का क्या लिखा है देखो। मानव जीवन को करें समृद्ध, मानव जीवन, मनुष्य जीवन को हम समृद्ध करें।
भय चिंता सभी छोड़कर आओ, भय और चिंता को छोड़ करके आ जाओ, खुद जिए औरों को भी जीने दें, हम खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। मानव प्राणी निसर्ग सृष्टि एक ही सिक्के के दो पहलू, मानव है चाहे प्रकृति है, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ मानव है तो दूसरी तरफ प्रकृति है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा, एक जानकर सारी जीव सृष्टि को प्रकृति के अमूल्य निधि मानव की चलो कद्र करें। एक जानकर सारी जीव सृष्टि को, चाहे प्रकृति हो चाहे मानव हो, उन सबको हम क्या मान लें, एक जीव की सृष्टि है। प्रकृति के अमूल्य निधि, प्रकृति का अमूल्य निधि कौन है, मानव। चलो हम इसकी क्या करें, कद्र करें। तो हम सभी प्रकृति की एक अमूल्य अनमोल निधि है, खजाना है, तो चलो मानव हम इसकी क्या करें, कद्र करें। भाषा का विस्तार है, चलो भाषा विस्तार में क्या लिखा गया पाठ में, उसको भी पढ़ लेते हैं। भाषा विस्तार में क्या लिखा, ध्यान दीजिए। भाषा विस्तार तो हमें अच्छे से आना चाहिए। भाषा के विषय में क्या बताया, सामान्यतः वाक्यों में कारक चिन्हों के प्रयोग को संस्कृत में शब्द रूपों के माध्यम से जाना जाता है। बिल्कुल, शब्द रूपों के माध्यम से हम कारक चिन्हों को जान लेते हैं। अब तक हम अनेकानेक शब्द रूपों का प्रयोग जानते समझते रहे हैं। बिल्कुल, अकारांत, आकारांत, उकारांत, इकारांत, जैसे हाँ बिल्कुल लिख भी दिया इसने। अकारांत राम, बाल, बालक। आकारांत लता, रमा, गंगा। इकारांत नदी। प्रस्तुत पाठ में सावित्री बाई, इस शब्द में यदि हम सावित्री शब्द का प्रयोग करना चाहें तो इकारांत, इकारांत नदी शब्द के समान कर सकते हैं। सावित्री का प्रयोग किसकी तरह है, नदी की तरह। पाठ में आया भी है, सावित्री का षष्ठी बनेगा सावित्र्या। चतुर्थी में सावित्री एक बार आया था ना, सा किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो वहां हमने लिखा था सावित्र्यई, सावित्री के लिए इत्यादि। पर यदि हम संस्कृत वाक्य में सावित्री बाई इस पूर्ण नाम का प्रयोग करना चाहें तो रूप बनाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि अंत में आ तथा ई दो स्वर आ रहे हैं। बै में आ भी है और आ के बाद बड़ी ई आ गई, आ ही, तो ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो जिस प्रकार सावित्री में ई पूर्व त्रय स्वर विहीन हो रहा है, उस प्रकार सावित्री बाई में संभव नहीं है। अतः ऐसे स्थानों पर पुल्लिंग में महोदय शब्द का प्रयोग तथा स्त्रीलिंग में महोदया शब्द जोड़ करके अकारांत तथा आकारांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लगातार अगर दो स्वर आ जाएं तो उसके शब्द रूप बनाने कठिन हो जाते हैं, इसलिए वहां पर महोदय पुल्लिंग में और महोदया स्त्रीलिंग में बना के उसका प्रयोग कर सकते हैं। अतः सावित्रीबाई महोदयात, महोदयाम लताम की तरह द्विवचन बन गया, और सावित्रीबाई महोदयायी चतुर्थी में बन गया, सावित्री महोदयायः पंचमी और षष्ठी में बन गया लता की तरह, इत्यादि प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। यानी कि फिर उसका प्रयोग किसकी तरह हो जाएगा भाई, महोदया, लता की तरह उसका प्रयोग हो जाएगा, लता की तरह। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा, हम इससे पहले भी 1 से 100 तक संस्कृत संख्या शब्द तो सीख चुके हैं, बिल्कुल सीख चुके हैं। 1 से 100 तक संख्या पद अगर नहीं है तो पीछे देख लीजिएगा, मैंने भी बहुत अच्छे से समझाया है। तथा इन्हीं के प्रयोग द्वारा लंबी संख्याएं संस्कृत में कैसे लिखी और बोली जा सकती हैं, ये भी हम सीख चुके हैं। आइए अब इनका पुनः अभ्यास करते हैं, पुनर्अभ्यास करते हैं। जैसे 1831 में ख्रिस्ताब्दे सावित्री अजायत, 1831 में ईस्वी में सावित्री उत्पन्न हुई। 1831 को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 31, 31, फिर देंगे अधिक, यानी कि 31 अधिक, फिर ये लिखेंगे अष्टादश शतम तमे, 18वीं ख्रिस्ताब्द ईस्वी में सावित्री अजायत। तो पहले ये, उसके बाद अधिक का प्रयोग करेंगे और फिर शतम इसके साथ लगा देंगे जितना भी है। ठीक है, 31 अधिक अष्टादश शतम ख्रिस्ताब्दे सावित्री अजायत, अर्थात हमें अंत से प्रारंभ करके, अंत से प्रारंभ करना 31, अक्षर स्थान के आधार पर संख्या बतानी है, मध्य में ये अधिक का प्रयोग करना है, मध्य में अधिक का प्रयोग करना है करते हुए। ठीक है जी, तो आगे जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए अब। अर्थात हमें अंत से प्रारंभ करके अक्षर स्थान के आधार पर संख्या बनानी है, मध्य में अधिक का प्रयोग करते हुए, मध्य में हमने अधिक का प्रयोग किया। 31 अधिक अष्टादश में ख्रिस्ताब्दे सावित्री अजायत। इसी प्रकार
इसी प्रकार पाठ में आए अन्य संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में पढ़िए तथा अपने जन्मादि वर्ष का भी संस्कृत में अभ्यास कीजिए। जो 1980 में हुआ, 2000 में हुआ, 2017 में हुआ, जितना भी हुआ अपने अध्यापक की सहायता से उनको इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास कीजिए। 1 अधिक अष्टादशतमे ख्रीस्ताब्दे सावित्री अजायत, इस तरह ये सन जो है वो अपने अध्यापक की सहायता से आप लिखने का प्रयास कीजिए। तो ये हमने इस पाठ को अच्छे से कर लिया। अब करेंगे हम इस पाठ के कल अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।